अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर नंबर 9 होगा, 10 होगा या 11 होगा, आपकी बुक में से कुछ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमने कितनी कॉस्ट बेयर की है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? मतलब अगर हम शेयर्स भी इशू करते हैं तो उसकी भी हमें कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ना। इशू करने की पैसे लगाए हैं कुछ हमने, मतलब उसकी अंडर राइटिंग पे, उस पर, तो वो उसकी क्या होती है? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम ये कहते हैं कि कम से कम जो हमारी कैपिटल की कॉस्ट है, मतलब उससे ज़्यादा हमें रिटर्न होना चाहिए। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न डेट ऑफ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न टू इंक्रीज फिल्म वैल्यू। यानी कि अगर हमारी कॉस्ट थी ना 11%, तो हम कहते हैं हमारे पास जो है रिटर्न 12, 13, 14% ऐसे आना चाहिए। अब देखिए, आप हमारे पास बैलेंस शीट में इक्विटी पोर्शन होता है, इधर एसेट होते हैं, इधर लायबिलिटी, और इधर होती है हमारी इक्विटी। तो इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक होता है। यानी कि दो तरह से हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं, या हम डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं या हम इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग के हम शेयर्स इशू करते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। और डेट फाइनेंसिंग में क्या है कि हम कोई लोन ले लें या फिर हम कोई बॉन्ड्स इशू कर दें। तो इसके इनको जनरेट करने में जो हमारे पे कॉस्ट बेयर हुई है, जो पैसे लगे हैं, वो हमारी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हमारे एग्जांपल 9.1 में कि एक हमने हमारे पास है प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख, लाइफ है 20 ईयर्स। ठीक है। और रिटर्न मिल रहा है हमें 7%। और लोन से हमें कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग थी 6%। तो हम इधर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, कहीं करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट कितनी थी 6% और रिटर्न कितना अर्न हो रहा है हमारे पास? 7% अर्न हो रहा है। और अगर हमारे पास रिटर्न होता 7% और कॉस्ट होती 8%, फिर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करते। तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होती है कि जब भी हमने कोई नई फंड्स इशू करने हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास जितनी भी, सबसे पहले हमारे पास आती है, हम सबसे पहले डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट देखते हैं कि डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट क्या है हमारे पास। तो उसके अंदर हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि अगर हम कोई बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है नई बोरिंग्स करने में। इसमें एक है चीज़ नेट प्रोसीड्स और एक है फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट सुन लें। नेट प्रोसीड्स क्या है कि अगर आपने कोई बॉन्ड्स भी तो आप इशू कर सकते हैं ना, जिस तरह हमारे प्राइस बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है। तो अगर आपने न्यू फंड इशू किए हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की हैं, तो उससे जो हमें फंड्स रिसीव होंगे फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी, हमारी है नेट प्रोसीड्स। और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी। और नेट प्रोसीड्स हम कैसे फाइंड करते हैं? नेट प्रोसीड्स हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी। जैसे उसने कहा कि डच कॉरपोरेशन एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, सेलिंग 10 मिलियन वर्थ 20 ईयर्स 9% कूपन बॉन्ड्स, 9% कूपन बॉन्ड सेल कर रही है एट द पार वैल्यू ऑफ 1000। ठीक है। बॉन्ड्स विद सिमिलर अर्न रिटर्न ग्रेटर देन 9%, फिर मस्ट सेल द बॉन्ड एट 980। उसने कहा बॉन्ड वो सेल कर रही है 980 का टू कंपनसेट फॉर द लोअर कूपन इंटरेस्ट रेट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% पर वार वैल्यू। यानी कि उसने कहा पार वैल्यू थी 1000, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या? 2% ऑफ पार वैल्यू। यानी कि 1000 का 2% कितना होगा? 1000 का 2% हमारे पास होगा $2। ठीक है, 20, सॉरी। अब वो बेच कितने का रही थी? 980 का बेच रही थी। सेलिंग प्राइस थी 980, इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया? 960 आ गई हमारे पास नेट प्रोसीड्स। यानी कि सेलिंग प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं। उसने कहा 1000 पार वैल्यू थी बॉन्ड्स की और फ्लोटेशन कॉस्ट थी 2%। 2% 1000 का फाइन किया, हमारे पास 20 आ गया।
सेलिंग प्राइस 980 गिवन है, 980 में से 20 माइनस किया तो 960 हमारे पास क्या है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसके बाद ये तो आपकी एक पार्ट हो गया, और यही आपका आगे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के फॉर्मूला में यूज़ होगा। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला है आई प्लस 1000 माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन डी प्लस 1000 डिवाइड बाय 2। आई क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, एन डी नेट प्रोसीड्स है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, अब उसने कहा कि हमारे पास जो था 1000 कूपन बॉन्ड से, यानी कि पार वैल्यू भी इतनी थी 1000। अब और इंटरेस्ट रेट कितना था, 9% है, 9% है इसका इंटरेस्ट रेट, यानी कि 1000 का 9% इंटरेस्ट रेट कितना बना, 90। आई हो गया 90 प्लस 1000 माइनस नेट प्रोसीड से मैंने अभी फाइंड किया 960। ये वही वाला क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर से 20, 20 ईयर कूपन बॉन्ड, नेट प्रोसीड्स क्या 960 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2। सिर्फ फार्मूला में पुट किया। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि वो 10 मिलियन वर्थ के जो है वो 20 साल के लिए कूपन बॉन्ड, 20 साल एन के लिए 9% कूपन बॉन्ड्स, यानी कि पार वैल्यू का 9% इंटरेस्ट रेट हो गया, 9% कूपन बॉन्ड्स आई हो गया, और सेलिंग प्राइस थी उसकी 960, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिवन थी तो हमने वो फाइंड कर ली थी, और यहाँ पे हमने फार्मूला में पुट की। आई था 9% कूपन बॉन्ड था तो पार वैल्यू का 9% लिया, 90 प्लस 1000 ये फार्मूले में गिवन है, माइनस एन डी सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट अभी हमने फाइंड की थी, 960 पुट किया डिवाइड बाई 20 नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि उसने कहा 20 ईयर कूपन बॉन्ड्स, तो डिवाइड बाई 960 प्लस 1000 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आया है 9.38। ये जो आंसर आता है हमारे पास ये होता है बिफोर टैक्स, यानी कि अभी हमने इसके ऊपर टैक्स रेट पे नहीं किया। अब जौन सा भी आंसर होगा ना, इसको हम 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आफ्टर टैक्स हमारे पास है 40% टैक्स रेट है, तो हम 1 माइनस 0.40 करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स रेट का आंसर आ जाएगा, जो है 5.67%। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया सॉल्व, जो कि हमारा था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद वो कहता है कि जैसे हमारे पास डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है, वैसे हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि हम शेयर्स को इशू करने के लिए हमारा एक लीगल प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, में आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में क्या है, आर डी इज इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाय एन पी, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। जितने भी डिविडेंड हमारे पास गिवन होंगे उसको नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। उसने कहा वही वाली कॉर्पोरेशन थी जो पहले हमारे पास थी, अब वो हमारे पास डिविडेंड डिवाइड बाय डच कॉर्पोरेशन इज कंटेम्पलेटिंग अ 10% प्रेफर्ड स्टॉक, इक्विटी फाइनेंसिंग कर 10% प्रेफर्ड स्टॉक डेट दे एक्सपेक्ट टू सेल फॉर 87 पर शेयर। सेलिंग प्राइस क्या है, 87 पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी इज़ 5। कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये क्या होगी हमारे पास, इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वो दी हुई है 5। नेट प्रोसीड्स फाइंड कर लेंगे, 87 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 82। डिविडेंड वो कितने पे करी है, एनुअल डिविडेंड इज, उसने कहा 10% प्रेफर्ड स्टॉक है, 10% प्रेफर्ड स्टॉक, यानी कि ये जो है अपनी पार वैल्यू का 10% डिविडेंड पे करेगी। अब पार वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सेलिंग प्राइस का ही 10% ले लेंगे, तो डिविडेंड होगा सेलिंग प्राइस का 87 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया 8.70। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या है, डिविडेंड 8.70 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स 82 इज इक्वल्स टू 10.6%। बहुत इजी
क्वेश्चन है ये, आप लोग बुक खोल के देखें, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए और उसके अंदर पुट करते हैं और आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास, देखिए मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में होता है डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। यहाँ पे उसने कहा उसकी सेलिंग प्राइस थी 87 और कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी इज़ 5, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5 है। नेट प्रोसीड्स फाइंड करते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 87 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 82। उसने कहा 10% प्रेफर्ड स्टॉक है, तो मतलब हम पार वैल्यू का 10% ले लेंगे। तो हमने क्या किया, पार वैल्यू गिवन नहीं थी तो सेलिंग प्राइस का 10% ले लिया डिविडेंड्स। तो 87 का 10% लिया, 8.70 डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड्स को नेट प्रोसीड्स में डिवाइड किया तो हमारे पास 10.6 आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक क्या है? कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है गॉर्डन ग्रोथ मेथड, ग्रोथ मॉडल, और होता है कैपम मॉडल। कैपम मॉडल में तो सेम, जब हमने चैप्टर नंबर 8 रिस्क एंड रिटर्न में इक्वेशन पढ़ी है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है। और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल हमारे पास इस तरह होता है P1 P0 यानी कि प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक और डिवाइड इज इक्वल्स टू D1 यानी कि डिविडेंड्स एट एंड ऑफ ईयर 1 डिवाइड बाय RS माइनस G। और इस इक्वेशन को जब, ये है हमारी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, RS फाइंड करना है, तो RS हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। आगे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9.8 एग्जाम्पल, डच कॉर्पोरेशन विच इज़ टू डिटरमाइन कॉमन स्टॉक इक्विटी, प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक इज़ 50 पर शेयर। ठीक है, 50 मैंने पुट कर दिया। और डिविडेंड वो कितना देती है, 4 एट द एंड ऑफ ईयर 1, और ग्रोथ रेट गिवन है 5%। तो ये पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 13.0 कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। और अगर हमने कैपम मॉडल फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको याद होगा ये इक्वेशन थी RM माइनस RF। इसका सारा कुछ हमारे पास गिवन होता है। ऐसे उसने आगे इक्वेशन में दिया हुआ है कि अब वो कॉमन स्टॉक इक्विटी फाइंड करना चाहती है यूजिंग कैपम मॉडल। उसने कहा RF था उसका 7, RF था 7%, बीटा था 1.5, मार्केट रिटर्न था 11%। तो RF क्या है, 7% प्लस 1.5 इंटू 11 माइनस 7, तो आंसर क्या है हमारे पास 13.0%। ऐसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्वल होती है, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या होती है, हमारी री इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज ऑफ कॉमन स्टॉक। जब कोई हम न्यू इशू कॉमन स्टॉक होता है तो उसके अंदर सेम फार्मूला होता है ये वाला, बस हम P0 की जगह NN लिख देते हैं। तो ये हमारे पास थी, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया था कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी हमने फाइंड कर ली, प्रेफर्ड स्टॉक भी फाइंड कर ली हमने, कॉमन स्टॉक भी फाइंड कर ली। इसके बाद है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास मिक्स फाइनेंसिंग है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक भी है, हमारे पास कॉमन स्टॉक भी है, और हमारे पास हर चीज़ मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग भी और डेट फाइनेंसिंग भी है। तब हम क्या करते हैं, अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते हैं, सबके वेट्स ऐड कर देते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि वेट ऑफ W1 इंटू R1, यानी कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो उसका वेट और उसका जो है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग प्लस W2 इंटू R2 प्लस W3 इंटू R3 एंड सो ऑन। अब जैसे उसने कहा कि उसके पास लॉन्ग टर्म डेट की कॉस्ट थी 5.6% और वेट था 0.40, हमने पुट कर दिया। प्रेफर्ड स्टॉक का उसके पास थी 0.10 और कॉस्ट थी 10.6, उसको भी पुट कर दिया। और कॉमन स्टॉक इक्विटी की थी 13% इंटू 0.50। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करके जब आंसर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.8%।
तो ऐसे हम सिंपल W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R2 प्लस W3 इंटू R3 करके भी इजीली हम अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।